गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो थोड़ा सा डिस्कस किया था वो था एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वो बायोलॉजी का क्लास 12th का एक चैप्टर था एवोल्यूशन, वहाँ से हमने थोड़ा सा देखा था एवोल्यूशन। आज हम लोग जो देख रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है वहाँ लौट जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग जो है एक एक करके अपने चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो यूनिट है इन लोगों का वो क्या बोल रहे हैं, दिस यूनिट डील्स विथ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में तो ये सब पढ़ोगे। हाँ, जब ग्रेजुएशन में अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा जू जियोग्राफी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए क्लास हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डू यू रिमेंबर द नर्सरी रैम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो भैया याद है हम लोग सबको, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टारी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड, यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स एंड हैड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। कि बचपन से ही हम लोग रात को जब देखते हैं आकाश की तरफ तो बहुत सारे तारे दिखते हैं, और हम लोग उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बहुत कुछ स्टोरीज आती है, बहुत तरह का इमेजिनेशन आता है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो हम जानते हैं कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है। हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में कैसे आए। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, ये तो एक और अजीब क्वेश्चन है कि स्काई लिमिटलेस है ना, उसके ओरिजिन को उसके एंड तक नहीं पहुंचा जा सकता है। Maybe many more such questions are still there in your mind. In this chapter, you will learn how these twinkling little stars were formed. With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of the अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे जो लिटिल स्टार्स है वो ओरिजिन में आए, उनका फॉर्मेशन हो गया, और जानेंगे कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देख लेते हैं कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना थियरीज दिया अबाउट ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहे हैं देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना थियरी दिया। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गूमेंट्स वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांट। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने अपना सबसे पहला दिया था। मैथमेटिशियन लैपलेस रिवाइज्ड इट इन 1796। जो लैपलेस वो 1796 में आए तो उन्होंने उसको और मॉडिफाई किया, और इस थ्योरी को बोला गया नेबुलर हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस कंसीडर दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। क्या बोल रहे हैं कि एक सन था जो अभी अभी फॉर्म हुआ था, और उसके चारों तरफ कुछ मटेरियल थे और वो घूम रहे थे गोल गोल क्लाउड के फॉर्म में। अब उसके बाद क्या हो गया कि लेटर इन 1900 चैम्बरलिन एंड मॉल्टन कंसिडर्ड दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। कि इन्होंने क्या कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार जो है वो सन के पास से गुजरा। तो गुजरने के बाद क्या हो कि एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पावर, उस बड़े से सन के पास से जो बड़ा सा स्टार गुजरा, उसके ग्रेविटेशन पावर की वजह से उस सन का जो कुछ मटेरियल बाहर की तरफ निकल गया, एक लंबी पाइप जैसे स्ट्रक्चर या सिगार जैसे स्ट्रक्चर में। अब वो स्टार तो बेचारा अपना चला गया वहाँ से अपने पाथ में, लेकिन जो मटेरियल सेपरेट हुआ सन से वो वापस सन में वापस नहीं आया, बल्कि वो क्या किया, उस सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, और वहाँ से बना हमारा प्लैनेट्स। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी सपोर्टेड दिस argument,
बाद में ये दोनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको बोला कि हाँ ऐसा हुआ होगा, सपोर्ट किया। एट अ लेटर डेट द आर्गूमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ ए कॉम्पेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग। बाद में बोला गया कि नहीं नहीं, उस सन का एक कॉम्पेनियन भी था जिससे ये क्रिएट हुआ। दिस आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरी। देखो दो सन की बात की गई, इसलिए इसे बाइनरी कहा गया, मतलब दो सन की बात कही गई। इन 1950 ऑटो Schmidt in Russia and Carl Weizsäcker in Germany somewhat revised the nebular hypothesis. Through differing in details, they considered that the Sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो दो साइंटिस्ट थे जर्मन, इन्होंने क्या किया कि नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जो सन था उसके चारों तरफ क्या था, सोलर नेबुला था, ठीक है, और वहाँ पर क्या था, बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है, और उसको क्या कहा गया, डस्ट कहा गया। मतलब ये जो नेबुला टाइप का जो था वहाँ पे डस्ट फॉर्मेशन में था, हाइड्रोजन और हीलियम था। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। क्या बोल रहे हैं कि ये जो डस्ट था इसमें जो आपके पार्टिकल थे वो आपस में क्या किए, फ्रिक्शन किया, रब किए, टकराए एक दूसरे से, तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्क शेप क्लाउड फॉर्म कर दिया, ठीक है। और क्या किया कि धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ एक्रेशन से जो है वो प्लैनेट्स फॉर्म हुए। अब प्रोसेस ऑफ एक्रेशन क्या है, एक्रेशन का मतलब होता है कि लेयर आफ्टर लेयर फॉर्मेशन। मतलब जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें क्या था, सबसे पहले इनर कोर है, उसके ऊपर चारों तरफ से आउटर कोर है, फिर उसके ऊपर मेंटल है, उसके ऊपर अर्थ क्रस्ट है। तो सबसे पहले क्या बना होगा, जो इनर कोर है वो बना होगा, उसके ऊपर से मेंटल का लेयर बना होगा, उसके ऊपर से आउटर जो हमारा क्रस्ट है उसका लेयर फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से लेयर आफ्टर लेयर फॉर्मेशन से हमारा प्लैनेट्स बना। However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planets. बाद में क्या हो गया कि साइंटिस्ट ने क्या कहा कि नहीं नहीं, इतना ही नहीं है बल्कि ये और भी इससे बड़ा है ना, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हमको जानना होगा प्लैनेट्स या अर्थ को जानने से पहले। तो मॉडर्न थ्योरीज में क्या है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया गया वो क्या था, बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसी को क्या कहा गया, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा गया, कि जो यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया देखो, एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एज टाइम पासेस, गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। तो इन्होंने क्या कहा, एडविन हबल ने 1920 में जो हबल टेलीस्कोप है उसके हेल्प से इन्होंने देखा और देख के ऑब्जर्व करके इन्होंने कहा कि यूनिवर्स क्या है, वो एक्सपैंड कर रहा है, फैलते जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है गैलेक्सी क्या है, एक दूसरे से दूर 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 जा रही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। क्या करना होगा, एक बैलून लेना होगा, उस पर पॉइंट्स बनाने होंगे और उस बैलून में अब हवा भरना होगा। तो जैसे ही आप हवा भरेंगे तो बैलून क्या होगा, एक्सपैंड करना शुरू करेगा और जो पॉइंट्स हमने बनाए थे बैलून पे वो धीरे धीरे क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक उसी तरह जो गैलेक्सीज है वो फॉर्म्ड किए और एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। However, you will find that besides the increase in the distance between the points on the balloon, the points themselves are expanding. This is not in accordance with the fact. क्या बोल रहे हैं कि जो बैलून पे अगर आप देखते हो तो वो जो आपका बैलून फैल रहा है गैलेक्सी तो उससे दूर जा रहा है, लेकिन जो गैलेक्सी वो भी फैलते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट though the space between the galaxies is increasing, observation do not support the expansion of galaxies. दो गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है लेकिन गैलेक्सीज का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है, गैलेक्सी एक्सपेंड नहीं कर रही है, गैलेक्सी दो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये था इसका। सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट। सो ये जो एग्जाम्पल था वो क्या था, पार्शियली करेक्ट था। अब यहाँ जो पिक्चर है देखो, इसमें क्या दिखाया है कि एक पॉइंट है जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, उस एक पॉइंट पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डेंस
मटेरियल जमा हो गया था, क्लाउड्स, डस्ट, ये सब जमा हो गए थे। ये आपस में एक दूसरे से रब कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, और यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थियरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या क्या कहती है देखो। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल एंड विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा सा बॉल की तरह सारा कुछ वहीं पे जमा था, जो भी मटेरियल था, और फिर क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा स्मॉल उसका वॉल्यूम था, आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टेम्परेचर और डेंसिटी क्या था, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। अब क्या हो गया, जब धमाका हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत जल्दी से वो ह्यूज एक्सपेंशन हो गया, मतलब फैलने लग गया। इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। देखो, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, ठीक है ना, मतलब अरबों साल पहले की ये घटना है। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट, और एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है। एज इट ग्रीव सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, मैटर में कन्वर्ट हो गया। देयर वॉज पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर बैंग। मतलब जब धमाका हुआ तो सेकेंड के वो भी अगर आप तोड़ दोगे, जो फ्रैक्शंस निकलेगा उसमें ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा था, बहुत स्पीड के साथ था, रैपिड था। देयरफॉर द एक्सपेंशन हैज़ स्लो डाउन। उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपेंशन होने के बाद देयर आफ्टर ये धीरे धीरे स्लो हो गया। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म। इस बिग बैंग के बाद 3 मिनट्स के अंदर लोग कह रहे हैं कि एटम का जन्म हुआ। विद इन 300,000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहे हैं कि 300,000, है ना, 300,000 ईयर्स के बाद टेम्परेचर गिर गया नीचे, कितना गिरा, 4500 केल्विन, मतलब इतना हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब वहाँ से एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ, और यूनिवर्स आपका ट्रांसपेरेंट हुआ, मतलब हम आर पार देखने लगे, यूनिवर्स को समझना शुरू किया। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। अब क्या है, एक्सपेंशन करने का मतलब है कि दो गैलेक्सीज के बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है। An alternative to this was Hall's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. इसके क्या है, हॉल्स कॉन्सेप्ट ने दिया था स्टेडी स्टेट का। वो क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट, वो कह रहे हैं कि जब से क्रिएट हुआ है तब से अभी तक ये एक ही तरह का है, चाहे आप कोई भी टाइम पॉइंट को आप ले लो। However, with greater evidence become available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe। लेकिन हमारे पास जो प्रूफ है वो ये बताता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है, वो इसी को फेवर कर रही है। तो यहाँ तक तो क्या था कि हमारा यूनिवर्स, जो गैलेक्सीज बनी वो कैसे फैल रही है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे स्टार फॉर्मेशन और फिर प्लैनेट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हमने देखा कि यूनिवर्स जो है वो कैसे एक्सपैंड कर रहा है ना, उससे कैसे क्रिएशन हुआ। इसमें दो थ्योरी हमने देखा, एक नेबुलर थ्योरी और एक था बिग बैंग। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो क्या बोल रहे हैं, सॉरी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जो स्टार्टिंग का यूनिवर्स था वहाँ पे जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था, मतलब चारों तरफ एक जैसा नहीं था, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा ऐसा था। हेट्रोजेनस आप कह सकते हो, जो मिक्सचर होता है, मतलब कहाँ कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम, वैसा कुछ था। This initial density differences gave rise to differences in gravitational forces and it caused the matter to get drawn together। अब क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं यूनिवर्स में दो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटा पार्टिकल भी है वो चाहता है एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई भी दो पार्टिकल है, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर था, इसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जहाँ पे ज़्यादा मैटर था उसने क्या किया, जहाँ पे कम छोटा मैटर था, छोटा पार्टिकल था, बड़े पार्टिकल की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। अब क्या हो गया, दिस फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। अब यहीं से गैलेक्सीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। गैलेक्सी में क्या है, देखिए, गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स गैलेक्सी में होते हैं। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स क्या है, लाइट ईयर्स क्या है कि लाइट ईयर एक यूनिट आप मान लो कि लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो गैलेक्सीज का जो हम मेजरमेंट करते हुए किस में करते हैं, लाइट ईयर में करते हुए थाउजेंड्स। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 150,000 लाइट ईयर्स। इतना जब ज़्यादा बड़ा डायमीटर होता है एक गैलेक्सी का, मतलब लाइट को इतना जो गैलेक्सी जो है उसको ट्रैवल करने में लग जाता है 80,000 से 150,000 लाइट ईयर्स। अब आप समझिए कि अगर हम लोग ट्रैवलिंग करना शुरू करेंगे तो कितना समय लगेगा। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula। इसके पहले हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स का जो हमने पढ़ा था थियरी, उसमें क्या था कि एक सन था, उसके चारों तरफ जो डस्ट था नेबुला के फॉर्म में था। अब यहाँ पे वो आपको नेबुला एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, किस फॉर्म में है, वेरी लार्ज क्लाउड के फॉर्म में। उसी को हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। अब क्या देखो, इवेंचुअली ग्रोइंग ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। अब ये नेबुला जब भी ग्रो हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि गैसेस जो है वो उसका क्लम्प, मतलब एक जगह जाके वो जमा होते जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग तरह के क्लम्प्स वो बना जा रहे हैं। लोकलाइज मतलब अलग अलग जगह पे, स्थान पे, गैलेक्सी में। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars। अब ये जो क्लम्प्स है ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि एक बड़ा सा गैसियस बॉडी बना ले रहे हैं, और वो डेंस है। डेंस मतलब उसकी जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है, उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसी से हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब स्टार का फॉर्मेशन इसमें क्या है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो का समय लग रहा है। इतना समय पहले जो है वो स्टार्स आपका फॉर्म हो रहा है। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ईयर क्या कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम का नहीं कर रहे। कैसे कि लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सिंपली बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कर रहे हैं कि लाइट एक सेकंड में इतना ट्रैवल कर रहा है, तो एक साल में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम 1 लाइट ईयर कह रहे हैं। कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. This equals to 9.461 into 10 to the power 12 किलोमीटर। सो आप सोचिए कि कितना बड़ा यूनिट है ये। The mean distance between the sun and the earth is 14 crore 95 lakh 98,000 kilometer. In terms of light year, it is 8.313 8.311 मिनट। हमने आपको कल ही कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि लाइट को जो है वो और सन से अर्थ पे आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स। यहाँ पे 31 सेकेंड की बात कर रहे हैं लोग। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो इस तरह का टाइम ये लोग लाइट को लगता है सन से अर्थ में आने में। तो अब आप सोचिए कि गैलेक्सीज को कवर करने में कितना समय लगता होगा। नेक्स्ट क्या देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये तो हो गया स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब बारी आती है प्लैनेट्स की। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिया गया कि प्लैनेट्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखिए, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। कि एक बड़े से डस्ट का जो क्लाउड है, जहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसमें स्टार क्या है कि लोकलाइज्ड है। मतलब बहुत बड़ा क्लाउड में कहीं एक जगह पर बहुत सारा डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम जमा हो गया, तो वो एक स्टार का फॉर्मेशन कर दिया। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस को। क्या बोल रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि
जो आपका क्लाउड है उसके अंदर एक कोर मतलब एक सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है गैस क्लाउड पे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रोटेटिंग डिस्क बन जा रहा है गैस का, और जो डेवलप्ड हो रहा है उस गैस कोर के चारों तरफ। जैसे हम लोग जब बात करेंगे अर्थ के फॉर्मेशन का, तब हम लोग देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब क्या हो रहा है अगले स्टेज में, ये जो गैस क्लाउड से ये और ज़्यादा कंडेंस्ड होते जा रहा है, मतलब इसका डेंसिटी और बढ़ते जा रहा है। द मैटर अराउंड द कोर्स डेवलप्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो कोर है ये छोटा छोटा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेसन डेवलप्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस ऑफ कोहेजन है, एक प्रोसेस है कोहेजन का, तो ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स। कोहेजन क्या है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है पार्टिकल्स आके एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं, एक जगह पर जमा होते जा रहा है, जैसे हमने कहा था प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, ठीक है। लार्ज बॉडिंग स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय collision एंड ग्रेविटेशनल attraction causes द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो बना हमारा प्रोसेस ऑफ कोहेसन की वजह से, अब वहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से और भी पार्टिकल और भी मटेरियल आके उससे जमा होते जा रहा है, और धीरे धीरे वो स्मॉल बॉडी लार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गया। प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। प्लैनेटेसिमल्स क्या है कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि छोटे छोटे पार्टिकल जो है बहुत बड़े नंबर में आके एक जगह चिपक गए, तो उन्होंने प्लैनेटेसिमल बना दिया। इन द फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स accrete टू फॉर्म fewer लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ planets। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्लैनेटेसिमल्स बने ये एक्रेशन का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर लेयर आफ्टर लेयर फॉर्मेशन करके एक बहुत बड़ा बॉडी बना रही है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स कह रहे हैं। अब हमारा क्या है, देखो सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स थे पहले, 9। अब क्या हो गए कि धीरे से हमने प्लूटो को निकाल दिया, कहा कि बहुत छोटे हो भाई, प्लैनेट के लायक तुम नहीं हो, तुम्हारा जो है वो साइज छोटा है, तो आप ड्वार्फ प्लैनेट बन जाओ, आप प्लैनेट मत बनो, ठीक है। तो अब हमारे पास बने हैं 8 प्लैनेट जो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started its collapse and core formation somewhat 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना है वो एक नेबुला से बना है। नेबुला क्या था कि सेंटर में एक सन है, उसके चारों तरफ हमारा क्लाउड है, डस्ट है, क्लाउड फॉर्म हो रहा है डस्ट का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, और आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो हमारे प्लैनेट्स बन रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जो नेबुला है वो कोलैप्स करना शुरू होगा, उसका कोर फॉर्मेशन शुरू होगा, और प्लैनेट्स कब बने, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब क्या बोले देखो, सॉरी, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सन से बना हुआ है, 8 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक है। क्या क्या हमारे सोलर सिस्टम में है, 8 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, और बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ हैं जिनमें एस्टेरॉइड्स है और कॉमेट्स है, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स और गैसेस। डस्ट और गैसेस तो है ही। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या है, बहुत बड़े बड़े जो पार्टिकल है, टुकड़े हैं, आपके तरह तरह के रॉक्स के मटेरियल्स है, और वो घूमते रहते हैं, इनका एक बेल्ट बना हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, कॉमेट्स क्या है, ये भी आप मान लो कि एक टूटता हुआ तारा का जो एक पार्ट है जो ट्रैवल करता है स्पेस में, ठीक है, जैसे हेलिस कॉमेट है, ऐसे कॉमेट्स है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड एज द इनर प्लैनेट्स। आपने जब क्लास 6 में पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, तो वहाँ पढ़ा होगा कि इनको इनर प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सन के करीब है, ठीक है, एज द लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्टेरॉयड।
तो एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच में ये है, ठीक है। और जो दूसरे 4 प्लैनेट्स है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटर प्लैनेट्स कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली क्या है, द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल्स। मतलब यहाँ इतना ग्रेविटेशनल पावर है कि जिसकी वजह से क्या है, जो गैसेस ने रॉक और मेटल्स का फॉर्म ले लिया है, एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज, और उनका डेंसिटी क्या है, उनके लेयर का बहुत ज़्यादा हाई। द रेस्ट 4 आर कॉल्ड द जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। बाद बाकी जो प्लैनेट्स है जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बाहर है, आउटर प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन नहीं है कि वो रॉक और मेटल्स के फॉर्म आए, तो वो गैस प्लैनेट्स हैं। इसको जोवियन या गैस प्लैनेट्स कहते हैं। जोवियंस मीन्स जुपिटर लाइक, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर। ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो है वो घना है, मोस्टली हीलियम एंड हाइड्रोजन। और एटमॉस्फेयर में क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड समटाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे आसपास सोलर सिस्टम में, वो कब बने हैं, 4.6 बिलियन ईयर अगो बने हैं। टिल रिसेंटली, देखो ये अगस्त 26 का पब्लिकेशन, तो वहाँ तक दिया हुआ है, प्लूटो ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट कहते थे। लेकिन क्या हो गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई, और उसमें कहा गया कि प्लूटो को जो है वो हम प्लैनेट नहीं कर सकते। प्लूटो वो कैसा है, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स 2003 यूबी 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो 2003 में एक नया, जो हम लोग, जो ये लोग यूनियन है इनका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने एक नया ऑब्जेक्ट खोजा था, और उसी के आधार पे ड्वार्फ प्लैनेट का क्लासिफिकेशन किया गया, तो प्लूटो को उसमें डाल दिया गया। सम डेटा रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे एक बॉक्स है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटा के बारे में। वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। मैंने बोला कि ड्यू टू ग्रेविटेशन, जो सन का ग्रेविटेशन है और उन प्लैनेट्स का ग्रेविटेशन, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और जोवियन का डिफरेंस क्या, वो आपको बताया जा रहा है कि द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पैरेंट स्टार where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at quite a distant location. क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, ये सन के काफ़ी क्लोज है, जो पेरेंट स्टार है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। अब यहाँ इतनी गर्मी है, जो गैसेस है एटमोसफेयर में वो कंडेंस नहीं हो सकते गर्मी की वजह से। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन, लेकिन जोवियन प्लैनेट्स क्या है, बहुत दूरी पे है इनसे। द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। सोलर विंड क्या है कि बहुत ज़्यादा सन से जो निकलते हैं गर्मी, वो बहुत हाई पावर का होता है। सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे गैसेस और जो डस्ट है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास से, ठीक है। और क्या होता है, अभी इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो सन से है कि जो विंड है, उसको सोलर विंड कहते हैं, वो एक तरह का विंड आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ रही। द सोलर winds were not all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planets. लेकिन जोवियन प्लैनेट्स के पास ऐसा सोलर विंड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ गैसेस बहुत ज़्यादा है। द टेरेस्ट्रियल planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो बहुत छोटे होते हैं, उनके ग्रेविटी इतना ज़्यादा नहीं है कि जो गैसेस है उनको पकड़ के रख सके, इसलिए अधिकतर गैसेस निकल जाते हैं, सरफेस पे नहीं रह पाते। अब हम लोग बात करते हैं एक सैटेलाइट की है, जो हमारा है मून। क्या बोले, देखो कि द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। कि भाई कैसे ओरिजिन हुआ होगा मून का, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं, वैसे ओरिजिन ऑफ मून की बात की गई। तो क्या कहा गया, 1838 सर जॉर्ज डार्विन, इन्होंने क्या कहा कि द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। कि 1838 में उन्होंने कहा कि सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि स्टार्टिंग में क्या था कि अर्थ और मून एक ही साथ थे,
और वो घूम रहे थे। द होल मास बिकम अ डम्बल बेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। उन्होंने क्या कहा कि डम्बल बेल शेप्ड हो गया। डम्बल बेल शेप्ड मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं या घर में भी लोग एक्सरसाइज करने के लिए वो डंबल रखते हैं। उसमें क्या होता है, दो एंड पे गोल गोल अ, आपका स्ट्रक्चर होता है और बीच में एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको पकड़ के लोग उठाते हैं। तो क्या हो गया कि ऐसा ही दो स्ट्रक्चर बन गए, अर्थ और मून। अर्थ ऐसे ही दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया और धीरे से वो टूट के मून बन गया। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम what we have at present, the depression occupied by the Pacific Ocean। क्या कहते हैं कि पैसिफिक ओशन जो गड्ढा है, जितना वो गहरा है पैसिफिक ओशन, यहीं से आपका मून टूट के अलग हुआ है। ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। लेकिन प्रेजेंट साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। It is now generally believed that the formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of giant impact or what is described as the big spread। ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या हुआ होगा कि एक बहुत बड़ा जाइंट इम्पैक्ट हुआ होगा, मतलब कि अर्थ टूटा होगा। कैसे टूटा होगा कि कोई बड़ा सा कुछ आके अर्थ से टकराया होगा और अर्थ का एक बार टूट के निकल गया होगा। इसको हम लोग बिग स्प्लैट या जाइंट इम्पैक्ट कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स कोलाइड इनटू द अर्थ समटाइम्स शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म। क्या बोल रहे हैं कि मार्स का जो बॉडी है, जो मार्स प्लेनेट है, उसका क्या है, अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक पार्ट जितना बड़ा बॉडी आया, अर्थ के साथ कोलाइड किया और अर्थ का एक पार्ट टूट गया और वो क्या बना, हमारा मून बना। इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। दिस पोर्शन of blasted material then continued to orbit the earth and eventually formed into the present moon about 4.4 billion years ago। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर क्या हो गया कि एक बड़ा सा, आप कह लो कि स्पेस में एक बड़ा सा पार्टिकल आया जिसका साइज ऑलमोस्ट था मार्स प्लैनेट का। अगर 3 भाग किया जाए तो उसका एक भाग, उतना बड़ा पार्टिकल आके अर्थ से टकराया और अर्थ का एक पार्ट निकल के दूर हट गया स्पेस में। लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल पावर की वजह से वो क्या हो गया, वो अर्थ को चक्कर लगाने लगा। यही बना हमारा मून। अब यहाँ पर एक टेबल है, देख लेते हैं इसको कि द सोलर सिस्टम। यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्टेंस बताया गया है, डेंसिटी बताया गया है, रेडियस है और सैटेलाइट्स है। तो किससे डिस्टेंस होगा, सन से डिस्टेंस है। अब क्या देखो देखो डिस्टेंस नीचे लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज एवरेज मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज 14,95,98,000 किलोमीटर इक्वल टू 1 एट द रेट डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस क्या है, देखो इक्वाटोरियल रेडियस जो है अर्थ का, उसके हिसाब से रेडियस मेजरमेंट किया गया है। तो देखो सन से मरकरी की डिस्टेंस, वेनस की डिस्टेंस, अर्थ की, मार्स की, जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब हमने यूनिट माना है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, उसको एक माना गया है। देखो अर्थ का डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो वेनस का क्या है, पॉइंट में चला गया। मरकरी उससे भी कम डिस्टेंस पे है। जुपिटर 5 टाइम्स हो गया। मतलब अर्थ का और सन का जितना डिस्को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना डिस्टेंस आएगा, जुपिटर जो है सन से उतने डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब 14 को अगर मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर है सन और अर्थ का डिफरेंस, तो जुपिटर कितना है, 15 5 जा 75 करोड़। ओके, 75 करोड़ किलोमीटर का किसका डिस्टेंस है, जुपिटर का। उसी तरह सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। डेंसिटी देख लीजिए, दिया हुआ है हमारा अर्थ का डेंसिटी कितना है, 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी का हिसाब दिया हुआ है। रेडियस देख लो क्या दिया गया है। और सैटेलाइट, ठीक है, ये अर्थ का एक सैटेलाइट है, जुपिटर के 53 है, सैटर्न के भी अबाउट 53 है। अबाउट मतलब अभी भी खोज चल रही है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, अभी हो सकता है कि एक आध और नया सैटेलाइट मिल जाए हमको। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विथ अ थीन एटमोसफियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या बोल रहे हैं कि अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ कैसा था, बैरन मतलब बंजर, रॉकी पथरीला और एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट था। विथ अ थीन एटमोसफियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एटमोसफियर में क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम।
दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द अर्थ। आज का अर्थ हम जैसा देखते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। इससे कोसों कोसों दूर तक हमारा उस अर्थ से उस अर्थ का कोई रिलेशन नहीं था। Hence, there must have been some events, processes which may have caused this change from rocky, barren, and hot Earth to a beautiful planet with ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life। क्या बोल रहे हैं कि आज जो हमारा अर्थ इतना ब्यूटीफुल है, सुंदर है, वाटर है, एटमोसफियर लाइफ को सपोर्ट करने वाला है, ऐसा अर्थ हमारा नहीं था। ठीक है, उस अर्थ में लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। अब क्या देखो, इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। मतलब ओरिजिन हो गया है और उसके बाद जो है उसका इवोल्यूशन हो रहा है ड्यूरिंग टाइम एंड स्पेस। तो 4600 बिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स और आज में जो हमारा अर्थ है उसमें कैसे इवोल्यूशन है ये देखेंगे। देखो क्या है कि द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। हम लोग सबको जानते हैं कि अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सबसे बाहर क्या है, एटमोसफियर है, उसके लेयर्स हैं आपके, है ना, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सारे उसके लेयर हैं। उसके बाद अगर अर्थ को डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आएगा आपका आउटर कोर, फिर आएगा इनर कोर। तो इस तरह अर्थ के भी लेयर्स है। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ जो मटेरियल्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जो हमारा इनर कोर है वो सबसे ज़्यादा डेंस है और हॉट है और लिक्विड फॉर्म में है और मोशन में है। इनर वाला कम डेंस है, मेंटल उससे कम डेंस है। अर्थ क्रस्ट हमारा क्या है, इनर कोर से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम डेंस है। और एटमॉस्फेयर की तो बात आप सोच सोच लो, वो गैसियस फॉर्म में है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लेस डेंसिटी। गैस के फॉर्म में हम लोग सब जानते हैं कि गैस जो होता है वो सॉलिड से कितना कम डेंस होता है। From the surface to deeper depths, the Earth's interior has different zones and each of these contains materials with the different characteristics। अब क्या है, जब हम सरफेस से अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो उसका अलग अलग जोन्स हैं और उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। अब क्या बोले, हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप्ड, कि कैसे डेवलप हुआ होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने नेबुला पढ़ा, नेबुला में क्या था कि क्लाउड ऑफ गैसेस था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर गिरा होगा तो जो हेवी पार्टिकल है वो सेंटर में आ गए होंगे, उससे कम हेवी पार्टिकल उसके चारों तरफ का सरफेस बनाए होंगे, उससे कम हेवी उसके चारों तरफ का, और जो गैस है उसके चारों तरफ बना लिया होगा। तो लेयर आफ्टर लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सरफेस है, सॉइल, उसको हम लोग लिथोस्फीयर से डिनोट करते हैं। कि द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज। प्राइमोर्डियल मतलब जब उसका फॉर्मेशन हो रहा था तब का स्टेज में। कैसा है ये, वोलेटाइल स्टेट है, मतलब सब कुछ क्या था, गैसियस फॉर्म में था, हॉट था, मॉल्टन स्टेट में था, गैसियस फॉर्म में था। अब क्या बोले, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। अब क्या है कि धीरे धीरे उसका डेंसिटी बढ़ा और टेम्परेचर क्या हो गया, वो भी बढ़ने लगा। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इस तरह इस कारण से कि ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ उनके डेंसिटी में, टेम्परेचर बढ़ा, अब मटेरियल क्या है वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो गया डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। जो हेवियर मटेरियल है लाइक आयरन, वो सेंटर में चला गया अर्थ के। लाइटर वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस, और जो हल्के हैं वो सरफेस पे आ गए। विथ पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। धीरे धीरे जब टेम्परेचर गिरा, कम हुआ, तो चीज़ें ठंडी होकर सॉलिड हो गई और बहुत स्मॉल साइज में कंडेंस्ड हो गई। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। तो इसके बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि जब सॉलिड हुआ तो हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड। जब हमने पढ़ा कि मून का कैसे आपका क्रिएशन हुआ, तो वहाँ पर क्या हो गया, जब इम्पैक्ट हुआ होगा तो फिर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया होगा, है कि नहीं। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल got separated into different layers। तो इस समय क्या हो गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो गए।
Starting from the surface to the central parts, we have layers like the crust, mantle, outer core or inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. We shall discuss in detail the properties of each layer in the next chapter. तो नेक्स्ट चैप्टर है वो अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर की प्रॉपर्टी है, वो आप आगे पढ़ोगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट था कि हमारा अर्थ फॉर्मेशन कैसे हो वो जानना है, ऑरिजिन और उसका इवोल्यूशन। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर बन गया। अब एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर कैसे ना वो भी देख लेते हैं। द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 20 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन है परसेंटेज में। विल बी डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। जो चैप्टर 8 है इस बुक का उसमें आपको वो मिलेगा, लेकिन हमको उतना डिटेल में जानना नहीं है इसको। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। 3 स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट स्टेज क्या है? लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। कि जो प्राइमोर्डियल मतलब जो अर्थ फॉर्म्ड हुआ था उस वक्त जो स्टेज था उसमें चेंज आया। सेकंड स्टेज में क्या है? हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का जो हॉट इंटीरियर था अभी भी आज भी क्या है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अर्थ के इंटरनल जो आपका इनर कोर है उसका। तो उसके वजह से हमारा अर्थ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हमारा धीरे धीरे। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब धीरे धीरे हमारा अर्थ में इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, लाइफ फॉर्म हुआ, ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज आए, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, ऑक्सीजन रिलीज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ये बहुत सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे चेंजेस है। The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds। सोलर विंड्स की वजह से क्या हो गया कि जो गैसेस थे उनका धीरे धीरे रिमूवल हुआ। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, जो गैसेस थे एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे वो सोलर विंड की वजह से क्या हो गए, हटने लगे। और इनका जो ग्रेविटेशन पावर इतना ज़्यादा था नहीं कि ये आउटर एटमॉस्फेयर की गैसेस को रोक सके, तो वो हट गए वहाँ से। विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। इस सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हो गया। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। ये जो कूलिंग हुआ हमारा अर्थ का, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर लॉस करेंगे, तो अर्थ भी धीरे धीरे टेम्परेचर लॉस हुआ, तो गैसेस बने, वाटर वेपर बने, और वो कहाँ से आए, अर्थ के इंटीरियर अंदर से बाहर निकलते गए धीरे धीरे ये गैसेस। अभी भी वॉल्केनो फॉर्म में कभी कभी बाहर आते हैं गैसेस। सॉरी। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इसने क्या किया, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन शुरू हो गया। The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of free oxygen। ये अर्ली एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या था, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और बहुत ही कम फ्री ऑक्सीजन था। इसका मतलब क्या है कि फ्री ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो प्राइमोर्डियल अर्थ था, स्टार्टिंग का जो अर्थ था, वहाँ पर लाइफ जल्दी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वेयर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। मतलब जो प्रोसेस हुआ, अर्थ जब ठंडा हुआ और उसके अंदर से वाटर वेपर और गैसेस बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीगैसिंग। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक जो इरप्शन आज भी होता है तो उसमें बहुत सारे गैसेस बाहर आते हैं, तो वैसे ही उस समय तो और भी ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता था, तो इस तरह से गैसेस बाहर आते थे। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, वाटर वेपर क्या हो गया, रिलीज हो गया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर। जो रेन वाटर है उसमें क्या हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें डिसॉल्व हो गया, एंड द
टेम्परेचर जो अर्थ का था वो धीरे धीरे और डिक्रीज हो गया, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कम होता गया, वाटर वेपर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो करके वो रेन के फॉर्म में वापस हमारे अर्थ सरफेस पे आने लगा। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशंस। जो रेन वाटर है वो क्या हो गया, वो सरफेस पे कलेक्ट होते गया। जो हमारा अर्थ था पहले उसमें एटमॉस्फेयर था नहीं, तो स्पेस से बहुत सारे जो हमारे एस्टेरॉयड्स के टुकड़े थे वो आ करके, है ना, इसको हम लोग मेटेओराइट्स भी कहते हैं, वो आ करके टकराते थे अर्थ से। और जैसे हमने जाइंट इम्पैक्ट पढ़ा कि बहुत बड़ा टुकड़ा टकराया और मून का फॉर्मेशन हुआ, तो वो तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, तो एक अलग टुकड़ा ही अलग हो गया अर्थ का हमारा। लेकिन जो जो मेटेराइट्स या जो एस्टेरॉइड्स आकर टकराते थे वो क्या करते थे, अर्थ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते थे। तो इस गड्ढे में क्या हो गया, पानी जमा होने लगा ड्यू टू रेन। द अर्थ ओशंस were formed within 500 million years from the formation of the अर्थ। मतलब अर्थ के फॉर्मेशन होने के बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो हमारा है ओशंस का फॉर्मेशन हो गया। दिस टेल्स अस दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि ओशंस क्या हैं, 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। Somewhat around 3800 million years ago, life began to evolve। और उसके बाद जो है 3800 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ओशंस के फॉर्मेशन होने के बाद हमारा लाइफ धीरे धीरे फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व्ड। लाइफ वाज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जब ओशन का फॉर्मेशन हुआ तो पहले लाइफ जो है वो ओशन में ही बने, वाटर में ही बने, और वहीं पर ये बैक्टीरियाज जो है, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज जो है फॉर्मेशन हुआ और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बनना। Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis। यही ओशन से हमारा ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ा एटमॉस्फेयर में। Eventually oceans were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere। ठीक है, ओशंस बना, वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया बने, उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। पहले वाटर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होने लगा, ओशन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गए, मतलब इतना ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया कि अब ओशन वाटर ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो वो ऑक्सीजन कहाँ क्या होने लगा, 2000 मिलियन ईयर्स अगो वो अब एटमॉस्फेयर में जाने लगे। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर में तब हमारा हुआ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। क्या बोले, देखो कि द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो लास्ट फेज है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, यहीं से हमारा स्टार्ट हो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life। ये हम लोग अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ जो था एक हॉट मॉल्टेन गैस का बॉल था, स्फेयर था, और वहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे वापस इवोल्यूशन के चैप्टर में जा करके बायोलॉजी सेक्शन में, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। क्या बोल रहे हैं कि लाइफ कैसे बना होगा, एक केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे और फिर वो आपस में आके मिले होंगे। दिस assemblage was such that they could duplicate themselves, कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर भी तरह तरह के चेंजेज आए होंगे, और इन्होंने क्या किया होगा, जो इनएनिमेट मैटर था, मतलब नॉन लिविंग मैटर, निर्जीव सब पदार्थ, उससे क्या बना होगा, हमारा लिविंग सब्सटेंस बना होगा। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने के बाद पत्थर में किसी तरह दब गए और उनका अवशेष रिमेनिंग पार्ट अभी भी उसी तरह पत्थरों के बीच हमको मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग फॉसिल्स।
कुछ लिविंग फॉसिल्स भी है हमारे पास, जो हम लोग इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हमको मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये फॉसिल्स के फॉर्म में हमको आज भी मिलते हैं रॉक्स के अंदर, जब खुदाई होती है तो ये मिलता है। The microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations much older than some 3000 million years ago. मतलब 3000 साल पहले के जो फॉसिल्स हैं उसमें जियोलॉजिकल जब हम लोग सर्वे होता है, खोज होती है, तो वहाँ पर आज भी जो ब्लू एल्गी है हमारा, वो वहाँ पर भी हमको मिलता है। It can be assumed that life began to evolve sometime 3800 million years ago. 3800 मिलियन ईयर अगो पहले लाइफ हमारा बनना स्टार्ट हो चुका था। जियोलॉजिकल जो सर्वेज होती हैं या जो खुदाई होती है, जब फॉसिल्स मिला हमको ब्लू एल्गी का, तब हमने कंफर्म किया कि नहीं, लाइफ हमारा अभी कोई बहुत करेंट इवेंट नहीं है, बल्कि मिलियन ईयर्स अगो हमारा लाइफ प्रेजेंट था अर्थ पे, बट उसका फॉर्म डिफरेंट था। The summary of evolution of life from unicellular bacteria to the modern man is given in the geological time scale. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे हम लोग अब थोड़ा सा देख लेंगे, ये टेबल को समझेंगे कि कैसे और हम लोग कैसे बांट देते हैं अर्थ के टाइम पीरियड को, ठीक है, कि अर्थ पे क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो ये जो हमारा टेबल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको थोड़ा हम लोग नीचे से पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या हुआ हमारा, बिग बैंग हुआ, ठीक है, कब हुआ, 13,700 मिलियन ईयर्स अगो। और क्या हुआ हमारा बिग बैंग के बाद, सुपरनोवा, मतलब सुपरनोवा मतलब एक ऐसा स्टार जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसा जगह का नेबुला में जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ऑरिजिन ऑफ स्टार्स और सुपरनोवा कब बना, 5000 टू 30,700 मिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो एरा क्या था, ये था, और यह एज क्या है, 12,000 मिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिन हुआ यूनिवर्स का, और 5,000 मिलियन ईयर अगो ऑरिजिन हुआ किसका, सन का, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, देखो एक पीरियड है हमारा जो इयोन्स बोला जाता है, वो क्या है हमारा, देखो प्री कैम्ब्रियन 570 मिलियन टू 4,800 मिलियन ईयर्स अगो। क्या हुआ था, देखो 3,800 टू 4,080 मिलियन अगो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, ओशन एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या हमारा बना, देखो आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो पीरियड था, जो टाइम स्केल है हमारा, देखो 2,500 से 3,800 मिलियन ईयर से क्या हुआ, ब्लू ग्रेन एल्गी एनिसल बैक्टीरिया बना। फिर क्या होना, 570 ईयर से 2,500 मिलियन सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपोड्स बने। अब उसके बाद क्या हुआ, एरा आया, देखो पैलियोजोइक एरा में, देखो टाइम दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, देखो ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, ये सारे क्या है आपके पीरियड्स, अलग अलग टाइम स्केल देख लीजिए, और कब क्या क्या बना है। देखो नो टेरेस्ट्रियल लाइफ मरीन इन्वर्टिब्रेट कब थे, 500 मिलियन ईयर पहले थे। 438 मिलियन फर्स्ट फिश आए। फिर 408 मिलियन ईयर्स अगो क्या है, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड प्लांट्स आए। इसी तरह से देखो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर हमें दिखाया गया है, घबराइए मत। इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो पढ़ेंगे थोड़ा सा इन डिटेल्स में। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे वापस इवोल्यूशन के चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड एंजॉय दिस वीडियो।